नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेट नंबर 3 हिंदी का। जो ऑलरेडी 2 सेट हम यूट्यूब में डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्लास 10 का बात कर रहे हैं और हिंदी, ठीक है, जिसमें आप लोग को 1.5 घंटा मिलने वाला MCQ का हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ अपठित बोधानी, जिसमें गद्यांश रहेगा सबसे पहला। तो यहाँ पे दिया मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचार का अमूल्य पूंजी है। अगर आप ये पढ़ करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए हम आंसर बताते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो मानव जाति में महत्व देने में सबसे योगदान किसका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एकमात्र गुरु उसके विचार शक्ति है। क्या है? विचार शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ विवेक और विचारों का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता का नींव उसका सद्विचार। पैसेज में पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। वो शामिल क्या नहीं है? उसका उत्साह शामिल नहीं है। ठीक है। अगला है, मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती हैं। तो कुविचारों के कारण। ठीक है। अगला, सद्विचार का विलोम शब्द क्या होता है। तो सद्विचार का विलोम शब्द होता है दुर्विचार। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए यहाँ पे पहला जो इसमें दिया हुआ, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूँ तो भेद नज़र नहीं आएगा, एक पहुँचता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं, जो खुद मिटने वाले होते वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा कर के, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। सृजन के आकाश की क्या आशय है। तो सृजन का आकाश का आशय है चिड़िया का नया घोंसला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। तो तिनका तिनका ला करके बनाती है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव और दानव में क्या अंतर है। तो मानव और दानव में क्या अंतर है। वो अंतर है, मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। यानी जो अच्छे काम नहीं करते, जो लोगों को उकसाते हैं, वो होते हैं दानव। ठीक है। मानव होते हैं अच्छे विचार वाले, वो आंसू लोगों को पूछते हैं, मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाश का विलोम शब्द क्या है। नाश का विलोम शब्द, नाश ही ध्वंस होता है, विनाश होता है। तो नाश का विलोम शब्द हो जाएगा सृजन करना यानी बनाना। नाश करना हो जाएगा उसका उल्टा, सृजन करना बनाना। ठीक है। अगला है, कविता का संदेश क्या है। कविता का संदेश है, खुद मिटकर कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ डी नंबर में, बहुत अच्छा चीज़। राहों में आग बिछानी चाहिए नहीं, मानव और दानव दोनों एक समान नहीं, घर घर में फूल की देखभाल करनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए यानी मदद करना चाहिए सबको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आप लोग को तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्रिया में क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों आपको कैसे छांटना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो समझ लीजिएगा कि सकर्मक हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो हो जाएगा अकर्मक। यहाँ पे देखिए, चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो क्या उड़ती है, नहीं में आंसर मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा अकर्मक। ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे आसमान दिया हुआ लेकिन आसमान में उड़ती है, क्या उड़ती है नहीं बताया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना खाते हैं, क्या खाती है, भात खाती है, रोटी खाती है, तो वो हो जाएगा सकर्मक। ठीक है। अगला है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। वह होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। जिसमें क्रिया उपस्थित होते हैं परंतु कर्म नहीं होता है, यानी क्या कर रहा है वो उपस्थित नहीं होता, उसको बोलते हैं अकर्मक। यानी पढ़ तो रहा है, जैसे खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है पता नहीं चल रहा, तो वो होता है अकर्मक। ठीक है। अगला, उत्तर का अनिकार्तिक शब्द नहीं है। उत्तर का अनिकार्तिक शब्द कौन सा नहीं है। उत्तर का है जवाब। जवाब तो हम लोग बोलते ही हैं कि उत्तर का मतलब जवाब होता है। उत्तर दिशा उत्तर का भी होता है, बाद का ये भी उत्तर का होता है। दक्षिण दिशा जो है वो उत्तर का अनिकार्तिक शब्द नहीं, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला है, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। ठीक है। तो रातों रात हो जाएगा समस्त, उसका रातों का नहीं, रातों रात हो जाएगा। ठीक है। अगला है, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा। ठीक है। तो जिसमें पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अव्यय जहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में किया गया अव्यय और प्रधान होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होते हैं? ठीक है, तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक दूसरे से आश्रित रहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वह स्कूल गया और वापस आ गया, तो वो सब होता है मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो वो आश्रित रहता है दूसरों के ऊपर, तो हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला है राजा का महल राज महल कौन सा समास है? तो राजा का महल राज महल कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा राजा का महल है ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष में। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन और श्रवण घनिष्ठ मित्र हैं, यानी ये नंबर हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है बच्चे गीत गा रहे, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे देखिए बच्चे गीत गा रहे हैं, यहाँ पे बच्चा दिया हुआ है ना, यानी वो उसके द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो उसमें होता है कर्ता पद। ठीक है, कर्तृवाच इसको बोलते हैं, जिसमें ये बच्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, कोई कर्ता नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं कर्मवाच। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा कर्तृवाच, यानी ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य कौन सा भेद होता है? ठीक है, मजदूरों के द्वारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए मजदूरों के द्वारा, यहाँ पे यानी मजदूर नहीं कर रहे, मजदूरों के द्वारा हो जाएगा, यानी इस तरह का सब वर्ड आएगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग कर्मवाच। ठीक है, कर्तृवाच में आप लोग को बताना कि सीधा उसका असर पड़ेगा उस वाक्य में, यहाँ पे असर नहीं पड़ रहा, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे हम बोलेंगे कि मालिक के द्वारा, ठीक है, हम नहीं काम कर रहे हैं, मालिक के द्वारा काम हो रहा है, या नौकर के द्वारा काम किया जा रहा है, तो हम नहीं कर रहे, नौकर के द्वारा किया जा रहा है, वो होता है कर्मवाच। ठीक है, वो कर्तृवाच नहीं होगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं, पाठ्यपुस्तक से दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्य में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? यहाँ पे देखिए मन ही मन में मांझ रही, कहिए जाइए कौन पेरुधों नाही परत कही, अवधि उधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि बिरहनी दही, चाहती हुती गुहारे जिहती उत तेंधार बही, सूरदास अब धीरे धीरे ही क्यों मर्यादा न लही। तो ये बात कर रहे हैं गोपियों की। ठीक है, मन में ही मन रह गए ना, गोपियों उनका कृष्ण से बहुत प्रेम था और उनकी बात मन में ही रह गई। ठीक है, अगला कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था? तो वो भिजवाया था योग का संदेश। ठीक है, मिलन का संदेश इसको बोलते हैं, योग ही होता है, मिलन नहीं होगा, मिलन का नहीं होगा, योग का होगा। ठीक है, अगला कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? विरह की आग जग गई, जिसको बोलते हैं जुदाई। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेम का, यानी गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, उसी का उल्लंघन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा ललित कल्पना और क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है जलजात का अर्थ क्या होता है? जलजात का अर्थ होता है यानी जल में ही ऐसा चीज़, यानी जल कमल का फूल, जलजात यानी जल में ही कमल होता है ना, तो हो जाएगा जलजात। ठीक है, गुलाब फूल तो नहीं होता है, वो जल में होता है क्या? नहीं होता है। जूही का फूल भी नहीं होता है, बेली का फूल भी जल में नहीं होता है, वो होता है कमल का फूल। तो याद रखिएगा जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। अगला है नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो नागार्जुन में फसल के लिए क्या क्या चाहिए? नदियों का पानी तो चाहिए ही, किसान का मेहनत भी चाहिए, और साथ ही साथ मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें भी चाहिए, तो आने आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल तक। ठीक है, यानी वो अगर आप इस कहानी को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया बार बार सोचते क्या होगा उस काम को कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? ये जो कहानी है वो कहानी लिया गया है नेताजी का चश्मा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
हवलदार साहब कितने दिनों तक कस्बे से गुजरे, ठीक है, तो वो गुजरे थे 15 दिन के बाद। अगला है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, तो वो लगी हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है हवलदार साहब को क्यों लगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैप्टन मर गया था इसलिए उसको लगा कि ये चश्मा नहीं होगा। अगला है बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में सबसे किससे आग दिलाई, तो वो दिलाई थी पतहू से, और इसी नंबर। अगला है बाल गोविंद भगत के पाठ पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पसीना, श्रम बिंदु। अगला है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, ये है बाल गोविंद भगत की, ठीक है, और आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, जब उनका इकलौता बेटा मर गया तब वो संगीत साधना में रम गए थे। अगला है प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है, झटपट हल्दी पीस कर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से हाँ से हाँ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, सारा शरीर थर 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 काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, हमें आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती ना थी, हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। जिसमें बाबूजी दौड़े आए, झटपट हमें उस मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे, पर मैया अपने आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, ठीक है, माँ तो माँ होती है ना, कभी भी हम लोग को चोट लगता है तो माँ हमेशा हम लोग का देखभाल करती है ना, तो वही हुआ है इसमें। अगला है क्वेश्चन, इसमें 37 प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है, ये जो कहानी है ये कहानी माता की आंचल से ली गई है, ठीक है, यानी माता का आंचल हम लोगों के लिए कितना, बच्चों के लिए कितना जरूरी है। अगला है लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगाई थी, तो वो लगाई थी हल्दी, ठीक है, यहाँ पे पहले ही यहाँ पे दिया हुआ देखिए, झटपट हल्दी पीसकर देखिए दिया ना, घाव पर थोपी गई। अगला क्वेश्चन है, जो समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन तो आप लोग गद्यांश में मिला के देख सकते हैं, ठीक है। अगला लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे, तो वो कहाँ छिप रहे थे, मैया के आंचल में छिप रहे थे, अभी तो पढ़ के सुना है ना। अगला है माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, तो माता के आंचल में लेखक को प्रेम और शांति मिला, सबको मिलता है, यानी माता के आंचल में प्रेम और शांति तो मिलता है, दुख तकलीफ मिलता है क्या, नहीं मिलता है, खाने की बस्ती में तो मिलती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है प्रेम और शांति, ये हर जगह नहीं मिलता, ये मिलता है माता के आंचल में ही, ठीक है। यानी 40 क्वेश्चन ये सेट का कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग का जिसका सेट 1 सेट 2 नहीं हुआ है तो आप लोग मेरा वीडियो देख करके वहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब में ही ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 4 को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।